ये देखना अपने आप में कितना सुखद है, इसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। कई बार किसी को सम्मानित करना स्वयं सम्मानित जैसे होने जैसा होता है। मैं इनको सम्मानित करके मैं स्वयं को सम्मानित भी महसूस कर रहा हूं। और इस तमाम समारोह के माध्यम से हम उस अदम्य साहस को सलाम कर रहे हैं जो हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहा है, उस अटल स्वाभिमान से नमन कर रहे हैं जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज की धड़कनों में बसता है, और उस सेवा भाव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं जो हमारे सैनिकों के अंदर रचा बसा हुआ है। जिस खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं वो हमारे सैनिकों और उनके परिवारों का ऋण है, और उनके त्याग और बलिदान के कारण ही है। इसलिए उन सैनिकों का सम्मान करने वाले इस कार्यक्रम के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। मैं इस मंच से टाइम्स ऑफ इंडिया परिवार और इस कार्यक्रम को साकार करने वाले सभी स्टेक होल्डर्स के प्रति मैं आभार भी व्यक्त करता हूं और बधाई भी देता हूं। देवियों और सज्जनों, टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी स्थापना के समय से ही कई डिकेड्स जनता के मन में अपनी एक खास क्रेडिबिलिटी बनाई है, और अपनी क्रेडिबिलिटी खबरों के और अपने आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच वाले विजन के माध्यम से देश के हर कोने तक आपकी पहुंच है। टाइम्स ऑफ इंडिया की मैं जनता के मन में आपके प्रति अगाध विश्वास के लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना भी करता हूं। मैं इस सभागार में विराजमान हमारे वीरता पुरस्कार विजेताओं को बधाई देता हूं। यह सम्मान तो बस एक छोटी सी एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड, एक कृतज्ञता बल है। राष्ट्र के लिए आपका जो कंट्रीब्यूशन है उसको तो किसी भी सम्मान से नहीं तोला जा सकता है। किसी समय गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि मैं यह प्रार्थना नहीं करता कि हमारे जीवन के संकट दूर हो जाए, मैं यह चाहता हूं संकट के बीच हमारा साहस कभी डगमगाए नहीं। मैं यह नहीं मांगता कि हमारी पीड़ा समाप्त हो जाए। मैं यह मांगता हूं कि मेरा हृदय इतना दृढ़ हो कि वह हर पीड़ा पर विजय प्राप्त कर सके। गुरुदेव की यह भावना मुझे हमारे प्रत्येक सैनिक और उनके परिवार वालों के जीवन में दिखती है। आपने देखा होगा, मैं जानता हूं, कुछ लोग फेशियल एक्सप्रेशन देखने के बाद मैं समझा कितने इमोशनल है, लेकिन आंखों से आंसू नहीं निकलने दिया। देवियों और सज्जनों, कई बार अपने सैनिकों को देखकर मैं स्वयं रक्षा मंत्री होते हुए भी आश्चर्य में पड़ जाता हूं। मातृभूमि के प्रति हमारे सैनिकों का समर्पण है, सचमुच हम जैसे लोगों को भी इंस्पायर करता है। सर्विस बिफोर सेल्फ के भाव को हमारे सैनिक अपनी रग रग में बसाकर चलते हैं। और एक आम आदमी होता है, उसके जीवन में सबसे पहले वह अपने से जुड़ी चीजों के बारे में सोचता है, अपना सुख, अपने परिवार का सुख, उसकी सुरक्षा। लेकिन मैंने देखा है कि सैनिक के दिमाग की वायरिंग ही कुछ अलग होती है। उन्हें पहले दिन से ही यह पता होता है कि उनके लिए उनका सेल्फ इंटरेस्ट, स्व ही कुछ नहीं। उनका स्व, उनका सेल्फ, उनकी पलटन है, उनकी रेजिमेंट है, उनका देश है और उसकी सुरक्षा है। उनका स्व ही बहुत बड़ा है, और इस बड़े स्व के सामने उनका छोटा स्व यानी सेल्फ अपने आप बौड़ हो जाता है। आप सबने एल्ट्रुइज्म के बारे में निश्चित रूप से सुना होगा। हमने कुछ लोगों ने सुना होगा, हो सकता है सबको इसकी जानकारी न हो। इस विचार के तहत यह माना जाता है कि जब एक इंसान किसी बड़े उद्देश्य के लिए यानी राष्ट्र की सुरक्षा जैसे उद्देश्यों के लिए जीता है, तो कई बार उसके मन में मृत्यु का भय भी पीछे छूट जाता है।
हमारे सैनिकों में मुझे यही भावना देखने को मिलती है और इसके अनेक उदाहरण हमारे आसपास आपको देखने को मिलेंगे। आज जिन सैनिकों का अथवा जिन सैनिकों के परिवार के सदस्यों का हमका सम्मान मिला है, सब इसके एक मिसाल है, एक उदाहरण है। और जो इस मंच पर नहीं है, जो सीमाओं पर और लोगों के दिलों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, ऐसे अनेक वीर साथी इसकी मिसाल हैं, इसकी उदाहरण है। मेजर सोमनाथ शर्मा, नायक जगन्नाथ सिंह, वीर अब्दुल हमीद, कैप्टन विक्रम बत्रा, इन सबके किस्से बहुत सारे हमारे छोटे छोटे बच्चों की भी जुबान पर हैं। दिल मांगे मोर, कैप्टन विक्रम बत्रा का वह संदेश आज भी हर भारतीय की जुबान पर है। तिरंगा लहरा कर आऊंगा या उसमें लिपट कर, पर आऊंगा जरूर। तिरंगा लहरा कर आऊंगा या उसमें लिपट कर, पर आऊंगा जरूर। कैप्टन विक्रम बत्रा की ये पत्तियां आज भी रगों में, किसी के भी रगों में जोश भर सकती है। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, जिन्होंने कंधे और पैर में गोली लगने के बाद भी दुश्मन के बंकर को नेस्त नाबूद कर दिया, उनकी बहादुरी का वर्णन आज भी हमारे बच्चों के अंदर स्वाभाविक रूप से ऊर्जा भर देता है। और आज इस सभा में भी मैं वैसी ही अदम्य इच्छा शक्ति रखने वाले सैनिक और उनके परिवार के सदस्यों को प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहा हूं। वैसे इनमें से बहुत सारे लोगों से मेरा पहले भी मिलना हुआ। हमारे बीच एक कारगिल नायक भी हैं, परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता सूबेदार मेजर कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव। कई बार इनसे हमारी भेंट हुई। आपकी वीरता की कहानी सुनकर हर भारतीय का सिर गौरव के साथ, प्राइड, गर्व के साथ ऊंचा हो जाता है। टाइगर हिल की उस चट्टान पर चढ़ना, जिसे दुश्मन अभेद्य समझता था, और वहां भीषण गोलीबारी के बीच भी लड़ते रहना, यह सामान्य मानवीय क्षमता से परे है। योगेंद्र सिंह यादव जैसा योद्धा ही है जो हम ऐसे ही योद्धा हमारी सेनाओं के रीढ़ होते हैं। आपको देखकर युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है और इस मंच से राष्ट्र के प्रति आपकी सेवा के लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने सैनिकों की बहादुरी के जब किस्से सुनाते हैं तो उन किस्सों में हमें सिर्फ साहस, अनुशासन और समर्पण की भावना ही नहीं सीखनी चाहिए। उन किस्सों से केवल यही बातें नहीं सीखनी चाहिए। ये सारी चीजें तो इंपॉर्टेंट हैं ही, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ हमें एक और चीज उन किस्सों से सीखनी चाहिए, वह है टीम वर्क, यानी मिलकर काम करने की इच्छा शक्ति। जब भी हम युद्ध के किस्से सुनते हैं तो उसमें एक चीज कॉमन रहती है। कोई सैनिक किसी भी रेजिमेंट का हो, अपने रेजिमेंट के साथियों के प्रति वो बेहद लॉयल होता है। युद्ध स्थल पर कितनी ही विपरीत परिस्थितियां क्यों न हो, कोई सैनिक अपने साथियों को कभी नहीं छोड़ता। मुझे लगता है कि टीम वर्क की भावना को हमें सीखना है तो हमें अपने सैनिकों से ही सीखना चाहिए। इस टीम वर्क की स्पिरिट यदि हमको अपने अंदर डेवलप करनी है, इसकी सीख यदि लेनी है, तो मुझे अपने सैनिकों से ही सीखना चाहिए। मुझे हमारे सैनिकों में यूनिट कोहेशन का जो सिद्धांत नजर आता है, मैं समझता हूं उसे हमें राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू करना होगा। हमें इस तरफ आगे बढ़ना होगा कि हम 140 करोड़ लोगों की यूनिट कोहेशन बना सकें। मेरा मानना है कि यही वह सूत्र है जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाएगा। जब तक साथ जुड़ेंगे लोग नहीं, तब तक यह भारत कभी विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हमें स्पष्ट होना चाहिए कि विकसित भारत का अर्थ केवल ऊंची इमारतें और चौड़ी सड़कें ही नहीं हुआ करती हैं। विकसित भारत का अर्थ है एक ऐसा समाज जहां एक दूसरे के प्रति सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व का भाव हो, जहां कोई विकास की गति में पीछे न छूटने पाए, इसकी चिंता हो। हम जिस विकसित भारत के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उस लक्ष्य की प्राप्ति तभी होगी
जब हम नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड के सिद्धांत पर काम करें। और यह सिद्धांत हमें अपने आर्म्ड फोर्सेज में बहुत अच्छी तरह से देखने को मिल सकता है। साथियों, एक और बात की ओर आप सबने ध्यान दिया होगा, हम जब भी सेना की बात करते हैं तो हमारे जेहन में, हमारे दिमाग में सीमा पर तैनात जवान की छवि उभरती है। लेकिन उसी क्षण सैकड़ों किलोमीटर दूर एक और मोर्चा भी एक्टिव होता है, और वह मोर्चा है उस सैनिक के घर का, उसके परिवार के लोग। जब एक जवान सीमा पर खड़े होकर दुश्मनों का सामना कर रहा होता है, तब उसकी मां अपने पूजा के आसन पर बैठकर तब उसकी मां अपनी पूजा के आसन पर बैठकर ईश्वर से उसके सुरक्षित लौटने की प्रार्थना कर रही होती है। उसकी पत्नी हर बार फोन की घंटी बजने पर एक उम्मीद और एक डर के बीच जीती रहती है। उसकी पत्नी हर बार फोन की घंटी बजने पर एक उम्मीद और एक डर के बीच वह जीती रहती है। उसके बच्चे, जो शायद पूरी तरह से यह भी नहीं समझते कि उनके पिता किस परिस्थिति में हैं, लेकिन वे बच्चे गर्व के साथ कहते हैं कि मेरे पापा देश की रक्षा कर रहे हैं। यह जो पीछे का मोर्चा है, वीडियो से दिनों, यह जो पीछे का मोर्चा है, यह न तो किसी समाचार की सुर्खियों में कभी आता है और न ही किसी सैन्य रणनीति का यह हिस्सा माना जाता है। लेकिन यह मोर्चा, मैं मानता हूं, ये इतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही स्ट्रांग है और उतना ही अडिग है जितना कि सीमा पर खड़ा हुआ हमारा सैनिक। यह एक इनविजिबल सपोर्ट सिस्टम है, यह इनविजिबल सपोर्ट सिस्टम है जो सैनिक के सैनिक को भीतर से अटूट बनाता है। यह ना हो इनविजिबल सपोर्ट सिस्टम, तो सैनिक भी दिख जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन सैनिक को भीतर से अटूट यदि बनाता है तो यही इनविजिबल सपोर्ट सिस्टम भी बनाता है। मुझे पता नहीं इसे मैं सौभाग्य कहूं या दुर्भाग्य कहूं, लेकिन मैं स्वयं कई शहीदों के परिवारों से मिला हूं। जब भी वीर गति प्राप्त हुए किसी जवान के परिवार से मिलता हूं या डिफेंस इंस्टीट्यूट सेरेमनी में मैं जाता हूं, तो हर बार मैं देखता हूं उनके परिवार की आंखों में आंसू अवश्य होते हैं। यहां भी मैंने देखा 2-3 लोग, लेकिन उनके आंसुओं में कोई शिकायत नहीं होती है। मैंने पूछा फेशियल एक्सप्रेशन देखने के बाद, उनकी आंखों में पानी देखने के बाद, अब कैसे हैं? एकदम ठीक है। हाँ, वो दुखी जरूर होते हैं, लेकिन उस दुख के भीतर एक ऐसा डीप प्राइड होता है, एक गहरा स्वाभिमान का भाव होता है जो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मेरे साथ यह सामान्य मनुष्य के लिए सहज नहीं है, यह केवल उसी संस्कृति में संभव है जहां बलिदान सबसे सर्वोच्च मूल्य माना जाता है। साथियों, एक राष्ट्र के रूप में हमें इस समय अपने हर रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने की जरूरत है, क्योंकि इस समय दुनिया में जो हालात चल रहे हैं उसको ध्यान में रखकर आप भारत की सीमाओं को देखें तो हमें कई हॉस्टाइल एक्टर से हम घिरे हुए हैं। इसलिए वेलफेयर जितना जरूरी है, वारफेयर में मजबूती भी उतनी ही जरूरत है। आज जब भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो यह और भी जरूरी हो जाता है कि हम अपनी सुरक्षा को और भी अधिक मजबूत करें। इस दिशा में हमारी सरकार ने प्रारंभ से ही रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर, सेल्फ रिलायंस पर बल दिया है और हमने इंश्योर किया है
कि हमारे सैनिकों के हाथों में हमारे ही देश में बने हुए इक्विपमेंट होने चाहिए। ये हम चाहते हैं, हमारी इच्छा यही है। और बार बार जब से मैंने डिफेंस मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी संभाली है, जब भी सर्विसेज के चीफ्स और हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री के सारे 5-6 सेक्रेटरी जब बैठते हैं, बार बार मैं इस बात पर बल लेता हूं। और मुझे इस बात की खुशी है कि हम सब अपने प्रयास में अब सफल भी हो रहे हैं। 2024-25 भारत का डिफेंस प्रोडक्शन आपको जानकर प्रसन्नता होगी 1,51,000 करोड़ पर पहुंच गया। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट भी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ तक पहुंच गया। जब मैं आया था उस समय पता नहीं 1,300 करोड़ था या कितना था, मुझे याद नहीं है पूरी तरह। 1,000 करोड़ से कम था, लगभग 600 या कुछ ऐसे ही था। आज जो है हमारा डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 39, वैसे मैं पहले ही आपको सूचना दे देता हूं, उसी दिन में आपको जानकारी मिलेगी कि शायद ये 44,000 करोड़ हो गया है। वैसे मैंने ये जिम्मेदारी संभाली थी, इसके बाद ही मैंने कहा कि 29-30 तक हमको 50,000 करोड़ तक जाना है। लेकिन मैं सारी अपने डिफेंस प्रोडक्शन की हमारी इंडस्ट्री और हमारे जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसमें एमएसएमई ये सब सारे आते हैं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, मैं सबको मैं बधाई देना चाहता हूं। मुझे लगता है कि हमारी यह मुराद 29 और 30 के पहले ही पूरी हो जाएगी। यह सब तो कुछ उदाहरण है। इस तरह के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं जो आत्मनिर्भर और सशक्त भारत की नींव रख रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, जल्द ही हम रक्षा क्षेत्र में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर होंगे और दुनिया में भारत का नाम शीर्षस्थ देशों में टॉप की जो कंट्रीज होंगी उनमें से एक होगा। साथियों, आज मुझे इस कार्यक्रम में यह देखकर भी बहुत ही अच्छा लगा कि यहां बड़ी संख्या में युवा कैडेट्स भी उपस्थित हैं और जिन्होंने एनडीए क्वालिफाई कर लिया है ना, एनडीए एग्जाम पास्ट, नाउ यू आर, अच्छा दिया, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन इन एडवांस। साथियों, आज मैं इस कार्यक्रम में देखकर भी अच्छा लग रहा है कि यहाँ बड़ी संख्या में हमारे युवा कैडेट्स भी उपस्थित हैं। मैं विशेष रूप से आप सभी युवाओं को यह कहना चाहता हूं कि जिस वर्दी के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो वह एक जिम्मेदारी है और इस राष्ट्र के प्रति आपका डेडिकेशन है, राष्ट्र के प्रति आपका यह समर्पण है। मैं चाहूंगा इन वीरता पुरस्कार विजेताओं की कहानियां अपने जीवन यात्रा के प्रस्थान बिंदु बने, आपके जीवन की यात्रा के प्रस्थान बिंदु बने। इन्हें पढ़िए और निश्चित रूप से उससे आपको प्रेरणा मिलेगी। आप इनसे सीखिए कि किस प्रकार का डिसिप्लिन और पैट्रियटिज्म को जीवन का हिस्सा बनाया जाता है। आप जिस भी क्षेत्र में जाएं, जहां आप फौज में अफसर बने या आगे चलकर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करें, यदि आपने इन सैनिकों से उनके वैल्यूज सीख लिए तो आप हर जगह विजयी होंगे। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, आप हर जगह देश और समाज का नाम भी रोशन करेंगे। मैं इन बातों पर इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां इस समय चल रही हैं और जिस तरह की परिस्थितियां भविष्य में आने वाली हैं, उसे देखते हुए यह बात तो निश्चित है कि राष्ट्रीय सुरक्षा केवल हमारे सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा यह हमारे केवल सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं है, यह एक कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है जिसमें हम सभी नागरिक बराबर के भागीदार हैं। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि सीमा पर तैनात जवान ही देश की सीमा की सुरक्षा का पूरा भार उठाएगा। यह सच है, जो हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं, लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सत्य है कि राष्ट्र की सुरक्षा केवल सीमाओं पर नहीं बल्कि समाज के भीतर भी इंश्योर होती है। अगर देश के अंदर यूनिटी नहीं है, अगर देश के अंदर डिसिप्लिन नहीं है और अवेयरनेस नहीं है, तो बाहरी सुरक्षा अपने आप कमजोर पड़ जाती है। हम और आप जैसे सामान्य नागरिकों की भूमिका यहां बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जब हम कानून का पालन करते हैं, जब हम अफवाहों से दूर रहते हैं, जब हम देश के हित को व्यक्तिगत हित से ऊपर मानते हैं, तब हम एक तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा में अपना योगदान दे रहे होते हैं।
आज के समय में इन्फॉर्मेशन भी एक हथियार बन चुका है। आप जानते होंगे गलत सूचनाएं और अफवाहें देश के अंदर अस्थिरता पैदा कर सकती हैं और यहीं पर मीडिया की भूमिका मैं समझता हूं कि अत्यंत निर्णायक हो जाती है। जहां अफवाहों का दौर चलता है, मीडिया केवल समाचार देने का माध्यम भर नहीं है, बल्कि समाज की सोच को दिशा देने वाली एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन है। इस रूप में मैं इसे देखता हूं। एक खबर, आपकी एक खबर या हेडलाइन लाखों लोगों की सोच को प्रभावित करती है। इसलिए मीडिया की जिम्मेदारी यह इंश्योर करने की है कि जो प्रस्तुत किया जा रहा है वह नेशनल इंटरेस्ट में हो और समाज में अनावश्यक भय अथवा भ्रम न पैदा करे। आज के डिजिटल एज में जब हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है और हर कोई किसी न किसी रूप में कंटेंट क्रिएटर बन चुका है, हर कोई कंटेंट क्रिएटर बन चुका है, तब मीडिया की जिम्मेदारी मैं समझता हूं पहले से कहीं अधिक बढ़ जाती है। उन्हें यह समझना होगा कि सेंसेशन और टीआरपी ड्रिवन कंटेंट के चक्कर में अगर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मुद्दों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया तो उसका प्रभाव बहुत दूर तक जा सकता है और वही बहुत भयावह भी हो सकता है। ऐसे दौर में रेस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म की आवश्यकता है, लेकिन आज तक मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया से कोई शिकायत नहीं। आपकी भाषा, आपका टोन और आपका नैरेटिव समाज में एकता को मजबूत करे, न कि विभाजन को बढ़ावा दे। एक नेशन बिल्डर के रूप में आप अपनी भूमिका को पहचानते हैं, अन्य लोग भी पहचाने, सभी पहचाने, तभी जाकर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में, फोर्थ पिलर प्रेस को कहते हैं, मीडिया की सार्थकता सिद्ध होगी। साथियों, राष्ट्रीय सुरक्षा एक ऐसा विषय है जिसमें कोई भी व्यक्ति निष्क्रिय नहीं रह सकता, इनएक्टिव होकर बैठ नहीं सकता। सैनिक सीमा पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन देश के भीतर हमें यानी नागरिकों को और मीडिया को अपनी जिम्मेदारी उतनी ही गंभीरता के साथ निभानी होगी। सरकार के रूप में हम भी उस जिम्मेदारी की गंभीरता से निभा रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी भी मुद्दे पर हमारी सरकार कोई भी समझौता नहीं करती है और न करेगी। हमारे लिए भारत की सॉवरेंटी, भारत की संप्रभुता और अपने सैनिकों का गौरव, यह हमारे लिए सर्वोपरि है। हमने अपने सैनिकों की स्मृतियों को सजोने के अनेक प्रयास किए, जिससे आप सभी परिचित हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अंडमान और निकोबार के 21 द्वीपों का नाम देश की शान परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा है। और मैं उस समय होम मिनिस्टर था, वो जो कमेटी बनी थी उसका चेयरमैन नहीं था। प्रधानमंत्री जी ने जिम्मेदारी दी थी कि यह होना चाहिए, और यह हमारे सभी सैनिकों एवं पूर्व सैनिक कर्मियों की साहस और बलिदान के प्रति मैं समझता हूं कि सच्ची श्रद्धांजलि है। अभी इस कार्यक्रम के तुरंत बाद मुझे स्मृति वार मेमोरियल पर लाइट्स एंड साउंड शो का उद्घाटन करने भी जाना है। इसके माध्यम से जनता को हमारे वीर जाबाजों के बारे में बताया जाएगा, और मैं मानता हूं यह सिर्फ एक शो ही नहीं होगा, बल्कि देश की जनता के लिए और विशेषकर हमारी युवा पीढ़ी के लिए एक इंस्पिरेशन होगा। मेरा तो मत है कि देश के कोने कोने में ऐसी पहलें होनी चाहिए, और इसकी चर्चा भी मैंने अपने आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी से भी की थी, ताकि हमारी जनता, खासकर बच्चे और नौजवान इनसे जुड़ सकें और हमारे पराक्रमी अतीत और वर्तमान का वो स्वयं भी अनुभव कर सकें। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब चाहे किसी भूमिका में रहें, राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति हम अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। मैं एक बार फिर से सम्मानित हुए सभी वीर सैनिकों को और उनके परिवारजनों को बधाई देता हूं।